सोशल साइंस क्लास 9 इकोनॉमिक्स। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आज ये थर्ड पार्ट है इस लेसन का। दिस वीडियो कंटेन्स फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड इन पालमपुर, मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड, इशू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन पालमपुर, लेबर इन पालमपुर एंड कंडीशन ऑफ फार्म लेबर। फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर की मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी फार्मिंग है। वहाँ के ज़्यादातर लोग कृषि करते हैं, तो अब उसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इन पालमपुर द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ फार्मिंग। अबाउट 75% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ एंगेज इन फार्मिंग हेयर. As we know that farming is also a productive activity. It is the production of crops. Now we will discuss farming in Palampur with reference to three factors of production: land, labor और capital. जैसा कि हम जानते हैं कि पालमपुर की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वहाँ की मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि है, क्योंकि वहाँ लगभग 75% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। और कृषि भी एक प्रकार का प्रोडक्शन है। इसमें हम फसलों को उगाते हैं, क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम पीछे पढ़ चुके हैं। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब पालमपुर में कृषि के बारे में हम 3 फैक्टर्स को डिटेल से पढ़ेंगे: लैंड, लेबर एंड कैपिटल। भूमि, श्रम और पूंजी की स्थिति वहाँ कृषि में क्या है, उसी के बारे में आगे देखेंगे। लैंड इन पालमपुर। पालमपुर की भूमि। वी नो दैट लैंड इज फिक्स्ड एंड वी कांट इंक्रीज इट. Cultivable land can be increased up to a limit by converting wasteland into cultivable land. हमें पता है कि भूमि फिक्स है, स्थायी है, स्थिर है और उसको हम अधिक बढ़ा नहीं सकते। हाँ, कृषि योग्य भूमि को हम कुछ सीमा तक बढ़ा सकते हैं। जो वेस्ट पड़ी लैंड है उसको हम कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर सकते हैं। कल्टिवेबल लैंड मीन्स कृषि योग्य भूमि। द लैंड ऑन विच फार्मिंग कैन बी डन, दैट इज कल्टिवेबल लैंड। ऐसी ज़मीन जिस पर खेती की जा सकती है वो कृषि योग्य भूमि है। और गांव में या आसपास के क्षेत्रों में पड़ी हुई वेस्ट भूमि को हम सुधार करके कृषि योग्य बना सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, उसको भी हम एक निश्चित सीमा तक ही कर सकते हैं। In Palampur, land under cultivation can't be increased more as every available wasteland had been converted into cultivable land. पालमपुर में हम कृषि के अंतर्गत आने वाली भूमि को और ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। लैंड अंडर कल्टीवेशन मीन्स कल्टिवेबल लैंड। पालमपुर में जो भी कृषि योग्य भूमि थी वो हम बढ़ा चुके, उसको अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचा चुके। अब और ऐसी कोई वेस्ट लैंड नहीं है जिसको कि कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट किया जा सके। तो मतलब कि अब पालमपुर में जो भी कृषि योग्य भूमि है, जितनी भी लैंड अंडर कल्टीवेशन है, वो मैक्सिमम लिमिट में है। अब हम उसी में हमें अपना काम चलाना है। कल्टिवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स। ये एक टेबल दी हुई है जो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने प्रेजेंट की है, जिसमें दिखाया है कि किस तरह से ग्रेजुअली हम वेस्ट लैंड को कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट करके कल्टिवेटेड एरिया को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। वेस्ट पड़ी हुई भूमि को कृषि योग्य भूमि में किस प्रकार सुधार करके कुछ भूमि को बढ़ाया गया है, वो एक टेबल दी हुई है जो 1950-51 से स्टार्ट हुई है, जहाँ पर कृषि योग्य भूमि 129 मिलियन हेक्टेयर थी। उसके बाद 1991 में ये 157 मिलियन हेक्टेयर हो जाती है। 2001 में 156 मिलियन हेक्टेयर। 2010 और 11 यहाँ से ये प्रोविजनल डाटा है, मतलब अभी कंफर्म डाटा नहीं है, गैस है, एक एस्टिमेट है। 156 मिलियन हेक्टेयर, देन अगेन 156, 155, 166 एंड 155। तो 129 से 155 मिलियन हेक्टेयर तक हमने कल्टिवेटेड लैंड को पहुंचा दिया है। और ये देख रहे हैं हम कि लगातार ये डाटा 156 तक पर ही बना हुआ है। इसमें और कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसमें इंक्रीज नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ डिक्रीज ही हुआ है। तो इसका मतलब है कि अब कल्टिवेटेड लैंड को और बढ़ा पाना संभव नहीं है। कृषि भूमि अपनी अधिकतम सीमा पर पहुंच गई है उस क्षेत्र में, उससे ज़्यादा भूमि को हम कृषि योग्य नहीं बना सकते। मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड। उसी भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के तरीके। एज वी नो वी कांट इंक्रीज द लैंड बट वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड। अब हम ये जानते हैं कि हम कृषि योग्य भूमि को नहीं बढ़ा सकते, जैसे हमने पिछली टेबल में देखा। बार बार प्रयास के बाद भी लगातार वो उतनी ही बनी हुई है, लेकिन हम उतनी ही भूमि से अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन, वी कांट इंक्रीज द लैंड बट वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन। हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन? देयर आर टू मेथड्स फॉर इट। फर्स्ट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग। जो 2 तरीके जिनसे हम कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, पहला कहलाता है मल्टीपल क्रॉपिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुविध कृषि प्रणाली।
टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन ए ईयर इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। एक वर्ष में एक से अधिक फसल प्राप्त करना बहुविध कृषि प्रणाली कहलाता है। In Palampur, three crop seasons are cultivated. First is Rabi crop season, in which crops are sown in November and harvested in April and May. Main crops of Rabi crop seasons are wheat, barley, mustard, peas, grams, etc. रबी फसलों में नवंबर में बोई जाती हैं फसलें और अप्रैल या मई में काट ली जाती हैं। उसकी मुख्य फसलें हैं गेहूँ, जौ, सरसों, मटर, चना आदि। खरीफ क्रॉप सीजन in which crops are sown in May and harvested in October or November. The main crops of Kharif crop season are rice, ज्वार, कॉर्न, बाजरा, सोयाबीन etc. खरीफ फसलें जो कि मई में बोई जाती हैं और उनको अक्टूबर, नवंबर या कई बार दिसंबर तक भी काट लिया जाता है, जिसकी मुख्य फसलें हैं चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, सोयाबीन आदि। Third crop season in Palampur, potato is grown as a middle or third crop between October and December. पालमपुर में एक तीसरी फसल भी उगाई जाती है जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उगाई जाती है और इसमें मुख्य रूप से आलू उगाया जाता है। इन सम पार्ट्स ऑफ द लैंड शुगर केन इज ग्रोन। खेत क्षेत्र के कुछ ऐसे खेत भी हैं, कुछ ऐसी भूमि भी है जहाँ पर गन्ना उगाया जाता है और गन्ना मुख्य रूप से जैगरी प्रोडक्शन के लिए, गुड़ उत्पादन के लिए उगाया जाता है। उस गन्ने से गुड़ बनाकर उसको आसपास के कस्बों और गांवों में बेचा जाता है। इन पालमपुर ट्यूबवेल इरिगेशन इज अवेलेबल विच इज़ हेल्पफुल इन मल्टीपल क्रॉपिंग। अब हम देख रहे हैं कि पालमपुर में 3 क्रॉप सीजन्स कल्टीवेट किए जा रहे हैं, वहाँ 3 प्रकार की फसलें प्राप्त की जा रही हैं। तो वो क्यों प्राप्त की जा रही हैं? क्योंकि वहाँ इरिगेशन का, सिंचाई का एक अच्छा नेटवर्क डेवलप हो गया है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है और इसीलिए वहाँ लोगों ने ट्यूबवेल लगा रखे हैं। उस ट्यूबवेल इरिगेशन के कारण ही वहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल हो पाई है। Modern methods of farming. As we know that there are two methods to increase production from the same land. The first one was multiple cropping and the second is modern methods of farming. उसी भूमि के टुकड़े से अधिक फसल प्राप्त करने के लिए हमने 2 तरीके बताए हैं। पहला तो हो गया बहुविध फसल प्रणाली, मल्टीपल क्रॉपिंग, और यहाँ पर दूसरा है कृषि की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना, कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग करना। In 1960s, after Green Revolution, old methods of farming had been replaced by new methods of farming. 1960 के दशक में जब भारत में हरित क्रांति आई तो उस हरित क्रांति ने कृषि के पुराने तरीकों को हटाकर उनके स्थान पर कृषि के नए तरीकों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना प्रारंभ कर दिया। अब वो कृषि के पुराने तरीके कौन से हैं? ट्रेडिशनल सीड्स, पारंपरिक बीजों का प्रयोग करना। पारंपरिक बीज जिसमें किसान अपनी फसल का कुछ हिस्सा बचा कर रख देता है जिससे वो नेक्स्ट ईयर उसको उगा सके। नेचुरल मैन्योर, प्राकृतिक खाद जिसमें मुख्य रूप से गोबर खाद का प्रयोग किया जाता है। एंड ओल्ड मेथड्स ऑफ इरिगेशन, और सिंचाई के पुराने तरीके। पुराने तरीकों में जनरली या तो वर्षा पर ही कृषि निर्भर करती है या रहट आदि के द्वारा कुओं से पानी निकालकर सिंचाई की जाती है। तो ये जो पुराने तरीके थे, पारंपरिक तरीके थे, इनके स्थान पर नए तरीकों का प्रयोग किया जाने लगा। एज ए रिजल्ट ए रिमार्केबल ग्रोथ हैज़ बीन नोटिस्ड इन प्रोडक्शन, और इसका परिणाम ये हुआ जब हमने ट्रेडिशनल मेथड्स के स्थान पर नए मेथड यूज़ किए कि उत्पादन में बहुत तेज़ी से वृद्धि होनी प्रारंभ हो गई। वीट प्रोडक्शन इसका एग्जाम्पल है एक, ये गेहूं के उत्पादन में होने वाली वृद्धि। बाय यूजिंग ओल्ड मेथड्स 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर, जब हम पुराने तरीकों से कृषि कर रहे थे तो कृषि उत्पादन, गेहूं का उत्पादन 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर था। बट बाय यूजिंग मॉडर्न मेथड्स वी गॉट 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर। लेकिन जब हमने आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया तो कृषि का, गेहूं का उत्पादन बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। अब ये मॉडर्न मेथड क्या हैं, ये आधुनिक तरीके क्या हैं? फार्मिंग के मॉडर्न मेथड यूज़ करके किस तरह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, इसका एक डाटा दिया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने, एक टेबल प्रेजेंट की है जिसमें पल्सेस एंड व्हीट, गेहूँ और दालों का उत्पादन को दिखाया गया है मिलियन टन्स में। 1965-66 में देश में दालों का उत्पादन 10 मिलियन टन था और गेहूं का भी 10 मिलियन टन, और धीरे धीरे देखिए वो बढ़ते बढ़ते लास्ट डाटा हमारे पास 2017 और 18 का है, जब दालों का उत्पादन 24 मिलियन टन हो गया और गेहूं का उत्पादन ऑलमोस्ट 9 टाइम्स बढ़ गया, 97 मिलियन टन हो गया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि मॉडर्न मेथड जो है फार्मिंग के, उनसे प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ा है। न्यू मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स, अब हम देख रहे हैं कि ये मॉडर्न मेथड आखिर हैं क्या।
जैसा कि हमें ये पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग, HYV सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन एंड फार्म मशीनरी. यूज ऑफ HYV सीड मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. ट्रेडिशनल सीड की जगह पर अधिक उत्पादन देने वाले उन्नत किस्म के बीज जो कि डेवलप किए हैं उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, वो बीज ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं. सेकेंड वन इज़ यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र. जो ट्रेडिशनल नेचुरल मैन्योर है उसके स्थान पर केमिकल फर्टिलाइज़र रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा है, जिससे उत्पादन बढ़ाने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है. यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स. जो फसलों को कीट मकोड़े ख़राब कर देते हैं उसके लिए अब तरह तरह के पेस्टिसाइड मार्केट में आ गए हैं, कीटनाशक आ गए हैं, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाना चाहिए. यूज़ ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन. सिंचाई के जो आधुनिक तरीके हैं जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कैनल, नहर, पंप सेट, है ना, और डैम्स बने हुए हैं, इन सब का प्रयोग करके अब उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है. जैसा कि हम देख रहे हैं क्योंकि हमें केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, HYV सीड यूज़ कर रहे हैं, तो इनके लिए अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है, इसलिए सिंचाई के भी मॉडर्न मेथड यूज़ किए जा रहे हैं. एंड फार्म मशीनरी. और कृषि में भी अब नए नए टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आ गए हैं, नए नए यंत्र आ गए हैं जिनका प्रयोग किया जाना चाहिए. जैसे पहले हल बैल का प्रयोग करते थे लेकिन अब उसके लिए ट्रैक्टर में यूज़ किया जाने लगा है. तो ये सारे मॉडर्न मेथड ऐसे हैं जो कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल साबित हुए हैं. इशू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सतत पोषणीय विकास का मुद्दा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये हमने पढ़ा है 8th क्लास में ही. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सतत पोषणीय विकास, ऐसा विकास जो वर्तमान और भविष्य दोनों पीढ़ियों को ध्यान में रखता है, जिसमें संसाधनों का यूज़ और संसाधनों का संरक्षण दोनों ही किए जाते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट इन विच the needs of present generation as well as the needs of future generation both are considered equally, in which we not only utilize resources but we also conserve the resources. तो हमें संसाधनों को प्रयोग तो करना है लेकिन इस तरह से प्रयोग करना है कि भविष्य के लिए वो संसाधन बचे रहें, उसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं. लेकिन अभी जो हम कृषि के मॉडर्न मेथड यूज़ कर रहे हैं, आधुनिक तरीके यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ एक समस्या खड़ी कर दी है कि क्या भूमि इतना सहन कर सकती है. विल द लैंड सस्टेन. क्या भूमि इतना धारण कर पाएगी. जो हम भूमि पर इस तरह के मॉडर्न मेथड यूज़ करके अधिक से अधिक प्रोडक्शन ले रहे हैं तो क्या उसका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है. इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर ऑल. हम सभी के लिए एक सोचने का मुद्दा है. इज़ द यूज़ ऑफ मॉडर्न मेथड्स कॉजिंग इनजस्टिस फॉर फ्यूचर जनरेशंस. इज इट ए क्वेश्चन मार्क ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्या आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना भविष्य की पीढ़ियों के साथ कोई अन्याय हो रहा है. क्या ये सतत पोषणीय विकास का एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है. यूज ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग इज प्रोवाइडिंग हाई यील्ड और इंक्रीज प्रोडक्शन. ये तो ठीक है कि हमने अभी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, प्रोडक्शन बढ़ गया है, लेकिन इसके साथ कुछ पॉइंट्स सोचने वाले दूसरे भी हैं. जैसे इट इज़ कॉजिंग ग्रेजुअल लॉस इन सॉइल फर्टिलिटी. इसके कारण मिट्टी की उर्वरता में, मिट्टी के उपजाऊपन में धीरे धीरे कमी आती जा रही है. केमिकल फर्टिलाइजर्स आर हार्मफुल फॉर सॉइल इन लॉन्ग रन. हम जानते हैं कि ये रासायनिक उर्वरक अभी तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं लेकिन ये लॉन्ग रन में, ये लंबी अवधि के दौरान ये भूमि के लिए हानिकारक हैं. डेप्लीशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर लेवल एज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स रिक्वायर मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन. अब हम जब केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो भूमि को केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा सिंचाई चाहिए, जिसके लिए हम इरिगेशन को बढ़ाते जा रहे हैं और उसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारा भूमिगत जल स्तर जो है वो गिरता चला जा रहा है. अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो घटता चला जा रहा है. एंड कॉजिंग वाटर पोल्यूशन. ये केमिकल जो जा रहे हैं भूमि में और भूमि से रिस कर, मिट्टी से रिस कर ये नीचे हमारे अंडरग्राउंड वाटर तक जा रहे हैं, ये जल प्रदूषण का कारण बन रहे हैं. तो ये सारे पॉइंट हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि अभी ये मॉडर्न मेथड यूज़ करना हमारे लिए वाकई बेनिफिशियल है या ये हार्मफुल है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन पालमपुर. पालमपुर में जो भूमि है वो किस प्रकार से वितरित की गई है. टोटल फैमिलीज इन पालमपुर 450. हम देख रहे हैं कि पालमपुर में लगभग 450 परिवार रहते हैं. उन 450 परिवार में 150 फैमिलीज आर लैंडलेस लेबर्स. 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो भूमिहीन श्रमिक हैं. 240 आर स्मॉल फार्मर्स लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड. 240 परिवार ऐसे हैं जो बहुत छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है. एंड ओनली 60 फैमिलीज आर ऑफ लार्ज फार्मर्स और रिच फार्मर्स who have more than 2 hectare land.
उनमें से केवल 60 परिवार ऐसे हैं जो बड़े किसान हैं और जिनके पास जो कृषि भूमि है वो 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर या कुछ एक फैमिली के पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है। तो इस तरह से हमें दिख रहा है कि पालमपुर में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। Distribution of land is very uneven in Palampur. 55.4% of total cultivated land is owned by only 15% of total farmers. यहाँ हम ये देख रहे हैं, एक पाई चार्ट दिए हुए हैं, कंपेयर किया गया है उसमें कि जो टोटल लैंड है पालमपुर में उसमें 55.4% एरिया ऐसा है जिसके ओनर केवल 15% हैं। कुल जितने किसान हैं उनमें से केवल 15% किसानों के पास 55.4% ज़मीन है। And 44.6% of total cultivated land is owned by 85% of the total farmers. और केवल 44.6% ज़मीन ऐसी है जिस पर 85% किसान हैं। तो दिख रहा है कि हमारी ज़मीन का यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन जो वितरण है बहुत ही ज़्यादा असमान हुआ है। 55% ज़मीन केवल 15% लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं और 44% ज़मीन जो है वो 85% लोगों के बीच बटी हुई है। लेबर इन पालमपुर, पालमपुर में श्रम। स्मॉल फार्मर्स, नो आउटसाइड लेबर इज रिक्वायर्ड। जो छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है उन्हें अपने खेतों पर काम करने के लिए कहीं बाहर से मजदूर बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे कल्टिवेट देमसेल्स विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली। वो श्रम की आपूर्ति स्वयं या अपने परिवार से ही कर लेते हैं। मतलब जो भी श्रमिक चाहिए काम करने के लिए वो खुद कर लेते हैं या फिर वो अपने ही फैमिली मेम्बर्स की मदद ले लेते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, जो मध्यम और बड़े किसान हैं, दे रिक्वायर लेबर, उनको श्रम की आवश्यकता होती है। लेबर कम्स फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और ओनर ऑफ वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ द लैंड। तो उनको श्रमिक कहाँ से मिलते हैं? वो उन परिवारों से मिलते हैं जो या तो खुद भूमिहीन है या जिनके पास इतनी कम भूमि है कि उससे उनका गुजारा नहीं हो पाता। कंडीशन ऑफ फार्म लेबर्स, कृषि पर काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी स्थिति कैसी है? दे आर लैंडलेस फार्मर्स हु डोंट हैव एनी राइट ओवर द लैंड दे वर्क ऑन। वो ऐसे भूमिहीन किसान हैं क्योंकि वैसे तो वो श्रमिक हैं लेकिन वो किसानी का खेती का काम करते हैं लेकिन वो भूमिहीन हैं। तो वो ऐसे भूमिहीन किसान हैं जिनका उस ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं होता जहाँ वो काम करते हैं। दे आर एम्प्लॉयड इधर ऑन डेली बेसिस और फॉर ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। उनको रोज़गार पर रखा जाता है, या तो उनको रोज़ मजदूरी मिलती है, दैनिक भुगतान मिलता है, वो दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं, या उनको कृषि की किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए रख लिया जाता है। जैसे गेहूँ काटने के समय, गेहूँ काटने के दौरान उनको गेहूँ कटाई के लिए रख लिया जाता है। वेजेस कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश और क्रॉप्स। उनको जो मजदूरी दी जाती है वो कुछ जगह नकद के रूप में दी जाती है, कुछ जगह फसल में से ही उनको कुछ हिस्सा दे दिया जाता है। दे आर वेरी लो पेड इन कंपेरिजन टू द मिनिमम वेजेस सेट बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने जो कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की है उसकी तुलना में पालमपुर में मिलने वाली मजदूरी बहुत ही कम है। मिनिमम वेजेस सेट बाय द गवर्नमेंट आर 300 रुपीज़ पर डे, बट डाला इन लैंडलेस लेबर इन पालमपुर गेट्स ओनली 160 रुपी पर डे। जैसे यहाँ कहानी में एक दिखाया है, एक डाला एक कृषि मजदूर है जिसका नाम है डाला। उसको पालमपुर में मजदूरी करने के बदले केवल 160 रुपये प्रतिदिन मिलता है, जबकि सरकार ने 300 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया है। ऐसा क्यों है कि जो सरकार ने निर्धारित किया है उसकी तुलना में बहुत कम दिया जाता है और फिर भी ये लोग काम करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। ड्यू टू द हैवी कंपटीशन इन गेटिंग वर्क दे कांट कंप्लेन अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। मजदूरी में के लिए काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, उतना ज़्यादा काम नहीं है, इसीलिए वहाँ बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है कि काम मिल जाए। इसीलिए वो इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो उन्हें हटाकर किसी दूसरे मजदूर को काम पे रख लिया जाएगा। दे आर अमंग्स द पुअरेस्ट पीपल ऑफ द विलेज। वो गांव के सबसे निर्धन लोग होते हैं क्योंकि उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं, उस काम के बदले भी उनको मजदूरी बहुत ही कम मिलती है। ऐसी स्थिति में उनकी कंडीशन जो है वो पुअरेस्ट बनी रहती है, मतलब बहुत ही निर्धनतम रहते हैं वो लोग। सच एज डाला एंड रामकली इन द चैप्टर। जैसे चैप्टर में हमारे डाला और रामकली दो कृषि मजदूरों की कहानी दी हुई है, वो इस स्थिति को दर्शाती है।